गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखिए कुछ इलस्ट्रेशन, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है, किस तरह से हम जनरल एंट्री पास करते हैं। लास्ट के जो 2 ट्रांजैक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं के आधार पर हम ये बनाएंगे। ध्यान रखें, जनरल एंट्री का फॉर्मेट याद रखना, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो अब हम पहले एनालाइज करेंगे क्वेश्चंस को कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो, हमें एक डेट दे रखी है ट्रांजैक्शन की, ये ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें नियम के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रांजैक्शन को छांट छांट के उनकी अलग अलग बुक्स में डालना पड़ेगा। लेकिन अभी हम क्योंकि इनिशियल स्टेज में हैं, तो इसलिए हम केवल अभी जनरल एंट्री का यूज़ करेंगे। और जैसे ही आपको जनरल एंट्री आ जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम इंडिविजुअल जो ट्रांजेक्शन है उनको अलग अलग बुक्स में, यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन आपको पता ही है कि बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, बिजनेस स्टार्टेड। अब स्टार्ट किससे किया जा रहा है? कैश से। किसी भी चीज़ से किया जा सकता है, कैश भी हो सकता है, स्टॉक भी हो सकता है, फर्नीचर, कोई भी एसेट्स, यानी कि बिजनेसमैन कोई भी एसेट्स बिजनेस में लगा सकता है। क्या करने के लिए? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ कौन सी एसेट लगाई उसने? ये बिजनेस के पास कैश पड़ा होगा 1.5 लाख का। अब ये बिजनेसमैन ये 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्वेश्चन में क्या दे दिया। जैसे मान लीजिए, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1,50,000 विच ही लैंड फ्रॉम हिज फ्रेंड, यानी कि जो उसने उधार लिया था। बिजनेस को उससे कोई मतलब नहीं है कि एक्स ने ये पैसा कहाँ से लाया है। बस बिजनेस को ये ध्यान रखना है कि ये जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है, इसे वापस करना है। इसको क्या करना है? वापस करना है। यहाँ पे वो कौन है? सरोज मार्ट। ये सरोज मार्ट का बिजनेस है। फर्निशेज द फॉलोइंग। तो सरोज मार्ट जो बिजनेस है, उसने की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 1,50,000 रुपये अपने ओनर को वापस करे। तो ओनर के लिए वो कौन सा अकाउंट यूज़ करता है? वो जनरली यूज़ करता है, जब भी इंट्रोडक्शन होता है तो कैपिटल वर्ड यूज़ करता है। क्या यूज़ करता है? कैपिटल वर्ड का यूज़ करता है। तो हमारे पास ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट को हमने सर्च करना है, देखना है। सबसे पहला अकाउंट जो हमें मिलता है वो होता है कैश। हमारे पास क्या आ रहा है, यानी बिजनेस के पास क्या आ रहा है, हमारे का मतलब यहाँ पे को हम बिजनेस से लगाते हैं। तो सबसे पहला जो अकाउंट हमें मिलता है वो है कैश, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है बिजनेसमैन के द्वारा। किसमें? बिजनेस में। तो बिजनेस के पास क्या आया? आप बोलोगे बिजनेस स्टार्ट करने से आप बोलोगे 1.5 लाख रुपए का कैश आ गया है। ठीक है, 1,50,000 का कैश। अब ये कैश आया कहाँ से, इसको भी हमने देखना है। ये आया है ओनर की तरफ से। तो ओनर को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओनर को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? कैपिटल से, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी अमाउंट लगाई जाती है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो 1,50,000 रुपये कैश आया बिजनेस के पास, लेकिन कैश बिजनेस का नहीं है, ये ओनर ने दिया है। तो बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पैसे को वापस भी करे। तो हमारे पास 2 अकाउंट्स हो गए हैं क्लियर। एक हो गया कैश और एक हो गया कैपिटल। अब दूसरा स्टेप क्या है? हमने जैसे ही रिकॉग्नाइज कर लिया कि 2 अकाउंट हो गए, हम उसके बाद क्या करेंगे? हम उसके बाद करेंगे कि इनका नेचर देखेंगे। कैश एक एसेट है, आपको भी पता है। कैपिटल एक लाइबिलिटी है। ठीक है, कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है। अब हमें ये देखना है, देखो पहला स्टेप हो गया रिकॉग्निशन, दूसरा हो गया जिसे कि बस क्लासीफाई कर दिया हमने, इसको क्लासीफाई कर दिया कि किस से बेसिकली रिलेटेड है। अब इनके बाद हमने देखना है कि इनका इंक्रीज या डिक्रीज, बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। बिजनेस में पैसा आया है, तो बिजनेस में पैसा बढ़ रहा या कम हुआ? ओनर की तरफ से मत सोचना, ओनर का तो कैश कम हुआ है बिजनेस में लगाने से, हमने ओनर की बुक्स में एंट्री नहीं करनी है। बिजनेस के पास पहले कोई पैसा था ही नहीं, बिजनेस ही नहीं था। लेकिन क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया और पैसा लगाया, तो बिजनेस के पास ये जो कैश है ये इंक्रीज हो गया 1,50,000 से, यानी कि कैश बढ़ रहा है। और साथ ही साथ ये कैश क्योंकि बिजनेस का तो है नहीं, ये है ओनर का। तो ओनर को ये पैसा आपने देना है, तो एक ऑब्लिगेशन ओनर के लिए बन गया आपका। तो ऑब्लिगेशन यानी कि लाइबिलिटी भी आपकी क्या हो गई है? बढ़ रही है। एसेट भी बढ़ी है और लाइबिलिटी भी बढ़ी है। मैं आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल में बता चुका हूँ। एसेट बढ़ेंगी तो क्या करना है? एसेट बढ़ेंगी तो डेबिट करना है, और घटेंगी तो क्रेडिट करना है। तो यहाँ बढ़ रही है तो डेबिट करना पड़ेगा। और लाइबिलिटी अगर बढ़ेंगी तो क्या करना है, मैं ये भी बता चुका हूँ। लाइबिलिटी बढ़ेंगी तो क्रेडिट करते हैं, उससे का उल्टा, जो एसेट्स का ही उल्टा हम करते हैं। लाइबिलिटी बढ़ेंगी तो क्रेडिट, घटेंगी तो डेबिट। तो हमने ये भी क्लियर कर दिया। देखो पहला स्टेप, सबसे पहले कम से कम 2 अकाउंट को क्या करना, हमने छांटना है, अलग करना है, क्लासीफाई करना है, और उनका इंक्रीज या डिक्रीज देखना है। और इंक्रीज डिक्रीज के बेसिस पर उन्हें शॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।
तो हमने ये काम भी कर लिया है, डेबिट और क्रेडिट। तो अब जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, हम उस अकाउंट को लिखेंगे जो डेबिट हो रहा है। किसको लिखेंगे हम, जो डेबिट हो रहा है। तो हमें पता है कौन डेबिट हो रहा है, कैश, और क्रेडिट कौन हो रहा है, कैपिटल। तो एंट्री में जर्नल एंट्री जब हम बनाएंगे तो कैसे करेंगे, देखिए जर्नल एंट्री जब हम बनाएंगे तो इस तरह से इसकी एंट्री की जाएगी। देखिए कैसे कैसे की जाएगी, देखिए जर्नल एंट्री कैसे की जा रही है। जो डेबिट हो रहा है उसको हम पहले लिख रहे हैं, जो डेबिट हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, पहले लिख रहे हैं। डेट डाली हमने, उसके बाद कैश अकाउंट को दूर जाके क्या लिखा, डेबिट लिखा। मैंने बोला ना डेबिट के लिए डेबिट यूज़ करते हैं, लेकिन क्रेडिट के लिए टू वर्ड का यूज़ होता है, यानी कि ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, जो डेबिट हो रहा है उसको पहले लिखा जाएगा, और अमाउंट डेबिट कॉलम में ही आनी चाहिए, क्रेडिट में मत लिख देना। डेबिट कॉलम में हमने अमाउंट भी लिख दी 1,50,000 रुपये उसी के सामने जो डेबिट हो रहा है। और क्रेडिट कौन हो रहा है, कैपिटल। तो कैपिटल के लिए टू वर्ड का यूज़ हुआ है, ठीक है, टू कैपिटल। और क्योंकि कैपिटल क्रेडिट है इसलिए इसको क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा, और अमाउंट 1,50,000 रुपये। अब मेन बात आती है नरेशन की। हमने किया कि नरेशन क्या होता है, नरेशन मतलब हमने नरेट करना होता है ट्रांजेक्शन किस चीज़ का है। तो हम लिखना है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी कि ये क्या हुआ है, कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला ट्रांजेक्शन समझ में आ गया होगा। अब हुआ क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे देखते हैं। डेट देखिए सेम डेट है, हमने गुड्स सामान खरीद लिया फ्रॉम मनीषा। अब ये रिकॉग्नाइज मैं पहले भी बता चुका हूँ, ट्रांजेक्शन हुआ है सामान खरीदने का, परचेज हुआ है, लेकिन यहाँ कैश में पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ उससे वो पता नहीं हमें। लेकिन हमें एक चीज़ क्लियर है कि हमें पर्सन का नाम दिया है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी किसी पर्सन का, किसी पार्टी का, किसी बिजनेस का नाम इन्वॉल्व होता है, जहाँ से आप सामान खरीद रहे हो या जिसको सामान बेच रहे हो, अगर वो नाम इन्वॉल्व है तो आप प्लीज़ चेक कर लें कि क्या कहीं कैश तो नहीं लिखा हुआ है। देखो इसमें कहीं पे भी कैश इन्वॉल्व नहीं है या बैंक इन्वॉल्व नहीं है कि आपने भैया मनीषा को पैसा दिया या नहीं दिया। तो इसका मतलब साफ साफ ये है, क्योंकि द पर्सन इज इन्वॉल्व हेयर, देयरफॉर दिस ट्रांजेक्शन इज टर्म्ड एज क्रेडिट। तो ये उधार का ट्रांजेक्शन हो जाता है, सीधी बात है, उधार का ट्रांजेक्शन, यानी कि आदमी का नाम हमें लिखना पड़ेगा कि हमने इससे उधार सामान खरीदा। तो सीधी बात है, इसमें भी हम दो अकाउंट को सबसे पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे, अलग छांट लेंगे। तो क्या खरीदा, बिजनेस ने क्या खरीदा, आप बोलोगे सर गुड्स खरीदा। तो गुड्स को जब हम खरीदते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, गुड्स को जब हम खरीदते हैं, केवल गुड्स के लिए, हाँ, गुड्स को जब हम खरीदते हैं तो परचेजेज वर्ड का यूज़ करते हैं। परचेजेज एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ठीक है, परचेजेज हो गया। और दूसरा किससे खरीदा, क्योंकि देखो परचेज किया, क्या गया, पैसा तो गया नहीं ना। तो पैसा जब गया नहीं तो हम दूसरी चीज़ आया और क्या गया ये नहीं देख रहे हम। हमने सामान खरीदा नो डाउट, लेकिन गया हमारे पास से कुछ नहीं। हमने एक प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको अगले महीने या 2 महीने बाद दे देंगे। तो यानी एक ऑब्लिगेशन बन गई किसके नाम से, मनीषा के नाम से। तो एक मनीषा, तो यानी दो अकाउंट इस ट्रांजेक्शन में हमने रिकॉग्नाइज किए हैं। पहला है परचेजेस और दूसरा है मनीषा। अब इसको क्लासीफाई करते हैं। परचेजेज अकाउंट एक एक्सपेंडिचर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और जबकि मनीषा क्या है, एक लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है ना, ये सीधी बात है, इसको पैसा देना है हमने, तो ये लाइबिलिटी है। खरीदा है सामान तो फ्री में तो खरीदा नहीं, भविष्य में पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो अब जब हमने ये रिकॉग्नाइज क्लासीफाई कर दिया तो अब हम इनका इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं, ठीक है। हमने सामान खरीदा तो सामान यानी कि परचेजेज बढ़ेगा घटेगा, आप बोलोगे बढ़ेगा, सामान खरीदोगे तो बढ़ेगा ही। और क्योंकि हमने ये उधार खरीदा है तो हमारा ऑब्लिगेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, ऑब्लिगेशन भी हमारा क्या है, बढ़ रहा है। तो फिर मैंने आपको बताता हूँ, एक्सपेंसेस के क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। और अगर इनको ये बढ़ेंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और घटेंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ बढ़ रहे हैं तो इसलिए डेबिट किया गया है। मनीषा एक ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है, और क्योंकि हमने उसको पेमेंट किया नहीं है, पेमेंट करेंगे तो हमारा उधार भी बढ़ गया है, हमारी लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, हमारी ऑब्लिगेशन भी बढ़ गए हैं। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो आपको पता है लाइबिलिटी बढ़ने पर हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमने ये भी रिकॉग्नाइज कर लिया। जब हमने डेबिट और क्रेडिट रिकॉग्नाइज कर लिया तो अब हम सीधे जर्नल एंट्री की तरफ आते हैं कि किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना, क्लियर हो गया ना। तो सबसे पहले डेबिट करेंगे परचेजेज को और क्रेडिट करेंगे मनीषा को। तो ट्रांजेक्शन देखिए किस तरह से होगा, सबसे पहले डेबिट वाले को लिखेंगे, सबसे पहले किस वाले को लिखेंगे, डेबिट वाले को। देखिए अप्रैल 1 डेट डाल दी। परचेजेज अकाउंट डेबिट, गुड्स के लिए परचेजेज यूज़ होता है जब भी हम खरीदेंगे, और जब बेचेंगे तो सेल्स वर्ड यूज़ होगा। परचेजेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट कॉलम में हमने लिया 36,000। टू क्या किया, मनीषा से खरीदा है, क्योंकि उधार खरीदा, अगर कैश होता तो नीचे कैश आ जाता, यहाँ मनीषा से खरीदा है तो मनीषा। और क्योंकि उसी के सामने लिखना है आपने
तो इसलिए अमाउंट किधर आएगी, उसी के सामने, वो भी कौन से कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में। दो कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। जो डेबिट हुआ है उसकी अमाउंट डेबिट कॉलम में, जो क्रेडिट हुआ है उसकी अमाउंट क्रेडिट कॉलम में आती है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ आते हैं। स्टेशनरी परचेज्ड, हम तो गुड्स भी खरीदते हैं, स्टेशनरी भी खरीदेंगे, फर्नीचर भी खरीदेंगे, कई सारी चीज़ें खरीदेंगे। क्या सबके लिए हम परचेजेज वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्या? नो, आंसर है नो। हम परचेजेज वर्ड केवल यूज़ कर सकते हैं गुड्स के केस में, हम सेल वर्ड यूज़ कर सकते हैं केवल गुड्स के केस में, ठीक है। तो स्टेशनरी परचेज अगर हमने की है तो फिर क्या वर्ड यूज़ करेंगे, जो खरीदा उसका नाम लिखेंगे। हमने स्टेशनरी खरीदी है तो हम स्टेशनरी का नाम लिखेंगे, ठीक है। गुड्स के लिए हम गुड्स का नाम नहीं लिखते, ध्यान रखना, गुड्स के लिए हम गुड्स का नाम नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, ये आगे आने वाले समय में, आने वाले टर्म्स में जब आप ये इसमें क्या हो जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे, तो मैं आपको जरूर क्लियर करूंगा इसको, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप समझें कि गुड्स के लिए जब हम खरीदते हैं तो परचेजेस और बेचते हैं तो सेल यूज होता है, लेकिन औरों के लिए नहीं। स्टेशनरी खरीदी तो स्टेशनरी वर्ड का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। स्टेशनरी खरीदी भैया, कैश में खरीदी 2200 रुपये, तो सीधी बात है, क्या चीज़ आई बिजनेस के पास, आप बोलोगे स्टेशनरी खरीदी है, पेन पेंसिल, तो स्टेशनरी आई। और हमारे पास स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंस है, ये भी रिकॉग्नाइज कर लो आप, खर्चा ही होता है, छोटी मोटी रबर पेंसिल। उसी प्रकार से आपके पास फ्री में तो नहीं आई होगी, उधार खरीदा क्या, नहीं, क्योंकि कैश साफ साफ लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना कैश, कैश में खरीदा तो स्टेशनरी फ्री में तो आएगी नहीं, कैश आपका जाएगा। तो कैश क्या है, आपका एसेट है। दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। स्टेशनरी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और ये क्या है, कैश एक एसेट है। तो अब हमने बस ये देखना है कि ये बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। एक्सपेंस, स्टेशनरी खरीदने से खर्चा बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। खर्चा क्या है, आपने खर्च कर दिया तो स्टेशनरी आ रही है आपके पास, तो आपके खर्चे क्या है, बढ़ रहे हैं। नहीं खरीदोगे तो खर्चे ही नहीं होंगे, ठीक है। और खरीद रहे हो तो खर्चा बढ़ रहा है, और खर्चा बढ़ रहा है तो पेमेंट भी तो हो रहा है, इसका पेमेंट भी तो करना पड़ रहा है ना कैश से। तो कैश से पेमेंट जा रहा है, यानी कि बिजनेस के पास पैसा बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो जाने से क्या होगा, एसेट आपकी कम हो जाएगी। एसेट क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। खर्चे बढ़ रहे हैं, कैश कम हो रहा है, ठीक है। अब देखो, एक्सपेंस भी डेबिट बैलेंस कैरी करता है और एसेट भी डेबिट बैलेंस कैरी करते हैं। नहीं पता है तो मेरे डेबिट और क्रेडिट के रूल वाला वीडियो जरूर देख लेना। एक्सपेंस और एसेट दोनों के डेबिट बैलेंस होते हैं, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। जो बढ़ रहा है तो उसको डेबिट ही करना पड़ेगा। एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस कैरी करते हैं। एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे तो डेबिट करना पड़ेगा, कम होंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। एसेट्स बढ़ेंगी तो डेबिट करते हैं, कम होंगी तो क्रेडिट। तो यहाँ पर ये कम हो रही हैं, पैसा जा रहा है ना आपके पास से, तो कैश कम हो रहा है, तो एक डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है। दोनों ही डेबिट बैलेंस कैरी करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, जो डेबिट हो रहा है उसको लिखा जाएगा। तो इसकी एंट्री साफ साफ क्या बनेगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट के लिए टू वर्ड यूज होगा, टू कैश अकाउंट, ठीक है। चलो देखते हैं क्या ऐसा ही है, एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर से। देखिए ये आ गया, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान रखना, जो टू आप लिखेंगे ना थोड़ा दूर पे, यानी स्पेस, इसमें जो 20 का स्पेस दिख रहा है आपको, ये हमेशा छोड़ना। डेबिट और क्रेडिट में इक्वल, देखो ये है ना, ये देखो ये लाइन का डिफरेंस इतना, हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, डेबिट को और क्रेडिट को लिखना शुरू करते हैं यहाँ से, तो ये डिफरेंस जरूर होना चाहिए। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, नरेशन दे देंगे कि क्या किया भैया, हमने स्टेशनरी खरीदी है, डेबिट वाली अमाउंट को डेबिट में, क्रेडिट वाली अमाउंट को क्रेडिट में, उन्हीं के सामने। चलिए ये काम भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। क्या किया आपने भाई, हमने एक अकाउंट ओपन कर लिया, बैंक में ज़रूरत थी, आजकल तो अकाउंट खोलने की ज़रूरत है। ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI। जब भी हम अकाउंट ओपन की बात करते हैं तो पैसा, इसका मतलब है पैसा जमा किया बैंक में पैसा जमा किया, तो बैंक क्या वो पैसे को खा जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, वो पैसा जमा तो हमने सिक्योरिटी के लिए किया है, सेफ्टी के लिए किया है, और आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए किया है। सेफ और सिक्योर भी है, और कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो क्या हम इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा अपना राइट है, अधिकार है। तो बैंक को क्यों दिया? बैंक को केवल सेफ्टी के लिए दिया, वो बैंक का पैसा नहीं है, बैंक का पैसा नहीं है, बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए यानी हमारे लिए क्या है, वो एसेट है। तो ऑब्वियसली हमने क्या दिया बैंक अकाउंट खुलाने के लिए? कैश दिया। और कहाँ दिया? बैंक में। तो देखो, कैश जो है वो भी हमारा अधिकार है, हम उसको भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं, और बैंक में जो पैसा है उसको भी हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही क्या है, कैश और बैंक जो इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हैं, दोनों ही एसेट हैं, दोनों ही क्या है, एसेट है। अब एक एसेट बढ़ रही है और एक एसेट कम हो रही है, कौन सी बढ़िया बता सकते हो? यस, आप बता सकते हो
कौन सी बढ़ेगी? आपका होगा कैश कम, क्योंकि जो आपने दुकान में कैश रखा होगा आपके क्या नाम है ड्रॉर में, उसको आप लेकर जाओगे और बैंक में जमा कर दोगे तो आपकी दुकान से कैश कम हो जाएगा और बैंक में वही कैश जमा हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। तो एक एसेट कम हो रही है और एक एसेट बढ़ रही है। कौन सी एसेट कम हो रही है? कौन सी एसेट कम हो रही है? कैश। कौन सी एसेट बढ़ी है? बैंक। तो यानी कि टोटल एसेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी एक नई एसेट क्रिएट हो रही है बैंक नाम से। तो जो एसेट बढ़ रही है तो उसको करेंगे डेबिट और जो घट रही है उसको करेंगे क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, बढ़ेगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री आपको पता चल गई हो गई, क्या बनेगी? जो बैंक है, जो डेबिट हो रहा है उसको पहले लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नीचे आप जाके ये एनसीईआरटी है उसमें देख लेना, इसके आंसर ऐसे ही होंगे और नरेशन आप दे देंगे बीइंग अकाउंट ओपन या बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट देखिए, गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर ₹16,000। गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर ₹16,000 में एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग ₹14,000। कॉस्टिंग ₹14,000। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब भी हम जर्नल एंट्री करने जाते हैं, देखो ये अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ। ये अकाउंटिंग इक्वेशन की बात है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। ओके, ये फाइनलाइजेशन बाद में किया जाता है। हम रिकॉर्डिंग की बात करेंगे तो रिकॉर्डिंग में हमें ये कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। जब भी ध्यान रखना, आपको जर्नल एंट्री या ओरिजिनल बुक्स में एंट्री करने को आता है और सामान बेचा जाता है तो हमेशा ध्यान रखना कॉस्ट से कोई मतलब नहीं होता। अगर मैंने इसके आगे कॉस्ट ऑफ ₹14,000 भी लिख दिया होता तो जनरल एंट्री में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम केवल उस वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं जितने में आपने सामान को बेचा। क्लियर हो गई बात? तो कॉस्टिंग से जनरल एंट्री का कोई देना देना नहीं है। उसमें आप प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उससे कोई हमें अभी लेना देना नहीं है, वो हम बाद में रिजल्ट निकालेंगे। तो फिलहाल हम आते हैं गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर ₹16,000। गुड्स सोल्ड किया है, प्रिया नाम आगे देखो अगेन, और कहीं पे भी कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो उसका मतलब साफ साफ है कि हमने उधार बेचा है। तो उधार बेचा है तो भाई किसको बेचा है? प्रिया को। क्या बेचा है? गुड्स। तो ध्यान रखना, जब भी हम गुड्स को लेते हैं और अगर वो खरीदा गया तो परचेज, बेचा गया तो क्या लेंगे? सेल वर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ सेल्स है। सेल्स क्या है? रेवेन्यू है, जिसे हम आप इनकम भी बोल सकते हो, रेवेन्यू है। तो ये रेवेन्यू हो गया। और ये कौन है? प्रिया। प्रिया जिसको हमने सामान बेचा है, क्या फ्री में बेचा है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, वो अगले महीने पेमेंट करी कि हमारा अधिकार है उससे पैसा लेना। तो जहाँ पे भी आपका अधिकार बन रहा है इसका मतलब है वो एसेट है, और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है वहाँ लाइबिलिटी है। तो प्रिया से आपने रिकवरी लेनी है, यानी कि पैसा लेना है, तो वो क्या होगी? आपकी एसेट होगी। और इस पर्सन को बोला जा सकता है कंबाइंडली, प्रिया जैसे कई और लोग भी होंगे जिन्होंने सामान क्या करा होगा? उधार खरीदा होगा हमसे। हमसे उधार सामान खरीदा तो हमारे लिए तो सेल ही है ना, उसके लिए परचेजेज है, हमारे लिए क्या है? सेल है। तो वो डेटर क्रिएट करते हैं। ध्यान रखना, जब भी बिजनेस कोई उधार सामान बेचेगा तो क्रिएशन क्या होगा? डेटर का। फिलहाल ये डेटर है, एसेट है, ये एसेट है, और ये क्या है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही है, प्लस कर दो। आपकी एसेट भी बढ़ रही है, पैसा लेना है ना आपने, तो पैसा लेना है। देखो कैश भी एक एसेट है, और कौन है ये? प्रिया, यानी डेटर भी एक एसेट है। दोनों एसेट हैं, लेकिन कैश क्या होता है? कैश लिक्विड होता है। कैश क्या होता है? इंस्टेंट, हाईली लिक्विड होता है, उसको कैश ही मान लिया जाता है, कभी भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन डेटर लिक्विड नहीं होते, क्योंकि वो लिक्विड का मतलब होता है कैश कब देंगे? कन्वर्जन इनटू कैश, तो वो 1 या 2 महीने बाद देंगे। तो इसीलिए चाहे कैश हो चाहे डेटर हो, है तो दोनों ही एसेट। अगर कैश में बेचे तो कैश बढ़ता, अगर आप उधार बेच रहे हो तो डेटर बढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर को डेटर बढ़ रहे हैं आपके किस नाम से? प्रिया के नाम से। तो दोनों ही चीज़ें बढ़ रही हैं, रेवेन्यू भी और एसेट भी। एसेट्स अगर बढ़ेंगी तो हमें क्या करना पड़ता है? डेबिट में बार बार ध्यान रखना, एक बार मैंने बता दिया, पहले भी बार बार नहीं बताया जाएगा। अभी आप मेरे वीडियोस को दोबारा चेक कर लीजिएगा। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे। रेवेन्यू देखो कितनी चीज़ों के क्रेडिट बैलेंस होते हैं? रेवेन्यू या और इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और कैपिटल के। 3 चीज़ों के क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कौन कौन से? फिर से सुन लो, कैपिटल, लाइबिलिटी एंड इनकम एंड रेवेन्यू। इनकम और रेवेन्यू के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा, घटेंगे तो डेबिट करना पड़ेगा। और 2 बचे अब कौन कौन 2 बचे? एक तो एसेट बच गई, दूसरा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एसेट्स और एक्सपेंस और लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं,
ठीक है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है अगर ये बढ़ेंगे तो इनको डेबिट करना पड़ेगा, घटेंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बस इतना ही है। ये 5 फिंगर रूल्स है। 5 फिंगर यानी कि एक हैंड में आप 2 फिंगर को एसेट और एक फिंगर को एसेट्स और दूसरे को क्या मान सकते हो, आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो फिलहाल यहाँ रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू के मैंने पहले बताया क्रेडिट बैलेंस होते हैं, बढ़ेंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमारे पास एंट्री साफ हो गई, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट किसे करेंगे, प्रिया को, प्रिया डेबिट टू, क्रेडिट किसे करोगे, सेल्स को, किसको करोगे, सेल्स को करेंगे। तो आप एंट्री चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो इसी आधार पर आपने क्या करना है, ये एंट्रीज बनानी है। तो मैं कुछ टफ एंट्रीज एक बार ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। रिसीव्ड अ चेक, चेक रिसीव हुआ है, क्या करना पड़ेगा वो आप देख लेना, ये मैं नहीं सब बताऊंगा। चेक मतलब चेक का संबंध सीधे बैंक से होता है, कैश मत मान लेना। आपको 2 अकाउंट में बताता हूँ, इसमें कौन कौन से 2 अकाउंट है, एक तो चेक, ठीक है, और दूसरा कौन, प्रिया। तो एक चेक हो गया और एक प्रिया हो गया। प्रिया कौन थी, डेटर, एसेट थी। प्रिया कौन थी, जिसको आपने सामान बेचा था, एसेट थी, उसने अब चेक दे दिया। चेक यानी कि इसका संबंध किससे, बैंक से, तो उसको आप चेक मत ना लेके क्या लगोगे, बैंक लोगे, जो कि आपकी क्या है, एसेट है। तो यानी कि 2 यहाँ पर को अकाउंट्स हो गए, एक तो बैंक और एक डेटर, क्योंकि प्रिया क्या है, डेटर, और दोनों ही ये एसेट है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू निधि, सोल्ड गुड्स टू निधि अगेन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ऐसा ही ट्रांजेक्शन हमने प्रिया के साथ किया था, तो ये वाला आप बना लेंगे। निधि पेज 14,000 इन कैश, ये वाला भी देखो रिसीव चेक जैसा ही है, लेकिन यहाँ कैश रिसीव हो रहा है, तो उसको भी आप बना लेना। 2 अकाउंट। परचेजेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु, हमने यहाँ उधार सामान खरीदा, ये आपके लिए टास्क है, ये भी आपने बनाना है। इंश्योरेंस पेड बाई चेक, अब यहाँ पर आते हैं, इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस कराना हमारे लिए, बिजनेस के लिए खर्चा होता है, क्योंकि केवल ये प्रोटेक्शन है। बिजनेस में भी आजकल हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्यों कराया जाता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस केवल सेफ्टी के लिए है, कहीं अगर नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी इसकी भरपाई कर सके, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी फ्री में भरपाई नहीं करती, उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो इंश्योरेंस का आपने प्रीमियम पे किया है चेक से 6,000 रुपये, तो सीधी बात है, ये इंश्योरेंस एक क्या है, एक्सपेंस है, एक पार्ट आ गया आपका, ठीक है, एक्सपेंस हो गया। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि एक्सपेंस के कौन से बैलेंस होते हैं, बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, इंश्योरेंस एक खर्चा बढ़ ही रहा है, ठीक है। और उसी तरह से आपने पेमेंट चेक से किया, यानी कि बैंक, चेक को हमेशा बैंक से लिंक कर लेना। तो अगर आपने पेमेंट किया है बैंक से, तो आपका बैंक बैलेंस का हो जाएगा माइनस, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आपका बैंक बैलेंस जो है वो एसेट है या एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर को निकालेंगे। पेड रेंट अगेन ये इंश्योरेंस की जैसा ही है, रेंट भी एक खर्चा ही है, लेकिन यहाँ किससे पेमेंट किया नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कैश से पेमेंट किया है। जहाँ चेक से पेमेंट किया होगा बेटा, वहाँ साफ साफ लिखा होगा कि चेक से पेमेंट हुआ है, तभी आप बैंक उसको कंसीडर करना। गुड्स कॉस्टिंग ₹1,500 गिवन एज अ चैरिटी, 1,500 का गुड्स चैरिटी में दे दिया। अब देखो चैरिटी में तो हम कुछ भी दे सकते हैं, अपने घर का फर्नीचर, दाल, चीज़ें, कैश, सारी चीज़ें दे सकते हैं ना। तो वही तो किया, इसने सामान दे दिया चैरिटी में, तो जो सामान हमने खरीदा था वही तो देंगे, जो बेच दिया वो थोड़ा ना देंगे। तो हमारे पास से देखो 2 चीज़ें इसमें आ जाती हैं, 2 चीज़ें। पहला, ये चैरिटी आपके लिए क्या है, केवल एक खर्चा है, एक प्रकार से लॉस भी बोल सकते हो उसे, क्योंकि रेवेन्यू कमाने के लिए चैरिटी नहीं दी जाती है, खर्चा ही एक प्रकार से, या लॉस भी बोल सकते हो, आपका क्या है, एक प्रकार से लॉस है, ठीक हो गया। और लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, आपका लॉस बढ़ रहा है, ये भी क्लियर कर देता हूँ। तो चैरिटी एक क्या हो गया, लॉस हो गया, आपका बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा डेबिट, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, चैरिटी में दिया गया, चैरिटी में जो भी चीज़ दी होगी वो क्रेडिट ही होगी, क्योंकि एक अगर डेबिट हो गया तो दूसरा क्या होना होना है, क्रेडिट होना है। तो चैरिटी में हमने अगर कैश दिया होगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, बताऊंगा कैसे। हमने लेकिन गुड्स दिया है, हमने क्या दिया है, गुड्स दिया है। तो अगर गुड्स दिया है तो जो परचेजेज हमने था, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने किया था, वो रेवेन्यू के काम नहीं आ रहा, वो सामान जो है वो अब किधर चला जा रहा है, चैरिटी में चला जा रहा है। तो क्या हो गया हमारा, परचेजेज जो है वो एक एक्सपेंडिचर था। अब जो एक्सपेंडिचर था वो क्या था, डेबिट बैलेंस कैरी करता है, लेकिन परचेजेज हमारा कम हो रहा है, यहाँ बढ़ नहीं रहा, क्योंकि हमने जो सामान खरीदा था वो तो दे रहे हैं ना, अब तो दे रहे हैं, तो ये कम हो जा रहा है, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सीधी बात है, एंट्री समझ में आ गई होगी, डेबिट कौन होना है, चैरिटी, और क्रेडिट कौन होना है, परचेजेज। अगर आप कैश चैरिटी में देते तो कैश क्रेडिट हो जाता, एक बार इसको लॉजिकली समझिएगा। हाँ, परचेज ऑफिस फर्नीचर ये भी मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद इसको सॉल्व कीजिएगा, ट्रीट कीजिएगा। कैश विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पज़, आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर बिजनेसमैन अपने घर के यूज़ के लिए कुछ भी विड्रॉ करता है, चाहे कैश विड्रॉ करे, चाहे स्टॉक, चाहे सामान, तो वो ड्राइंग कहलाता है, वो नेगेटिव कैपिटल है, वो क्या है, बिजनेस के लिए ड्राइंग है। जैसे बिजनेसमैन पैसा लगा रहा है तो उसे हम क्या बोले, लाइबिलिटी, कैपिटल बोलते हैं ना,
इसको हम लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। तो अगर पैसा ले जाएगा तो क्या बोलोगे, लाइबिलिटी बोलोगे क्या? नहीं, उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो और ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या होती है, एक प्रकार से एसेट होती है, एक प्रकार से क्या है, एसेट है। ड्राइंग को वापस करना होता है, ठीक है। या नेगेटिव कैपिटल भी बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव कैपिटल भी। तो ड्राइंग एक प्रकार से आप एसेट ही मान लो, ठीक है। ड्राइंग्स क्या है, बिजनेस के लिए एसेट है। बिजनेसमैन से ये आपने पैसा वापस लेना है जो वो बिजनेस से लेके गया, क्योंकि जब वो पैसा लगा रहा है तो हम उसे लाइबिलिटी मान रहे हैं, और लेके जाएगा तो हम एसेट नहीं मानेंगे क्या? बिजनेस उसको एसेट मानेगा ना, बिल्कुल। तो इसीलिए ड्राइंग एक प्रकार से क्या है, एसेट है। अगर बिजनेसमैन ने कुछ भी विड्रॉ किया अपने घर के यूज़ के लिए तो वो बिज़नेस की एसेट है। बिज़नेस वो 5,000 रुपये या जितने भी रुपए हैं वो बिजनेसमैन से वसूलेगा। तो आपकी एसेट बढ़ गई, ठीक है। दूसरा, क्या ले गया, क्या कम हो गया आपके पास से? अगर कैश ले गया तो कैश कम हो जाएगा, अगर सामान ले गया तो वो भी स्टॉक कम हो जाएगा, नहीं परचेजेस कम हो जाएगा। कौन सा वाला सामान लेके जाएगा, खरीदा वही तो लेके जाएगा। तो वही बात आ गई यहाँ पर को, परचेजेज एक एक्सपेंडिचर है, कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। और वहीं दूसरी ओर ड्राइंग क्या है, एक एसेट है, और एसेट बढ़ रही है तो उसको क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। बढ़ रही है तो क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो यहाँ एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों ही, ड्राइंग्स एसेट है, बढ़ रही है। टू क्या ले गया, क्रेडिट किसको कर रहे हो आप, टू परचेजेस। इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ब्याज आपको मिल रहा है। आपने किसी को उधार पैसा दिया होगा या उधार दिया होगा तो उससे ब्याज मिल गया, कैश में ब्याज मिला, ठीक है। तो ब्याज मिल रहा है तो भाई मुझे सैलरी मिल रही है तो मेरे लिए तो इनकम है ना वो, मेरी जो सैलरी है। मुझे किराया मिल रहा है, किराया हम हमेशा देंगे थोड़ी ना, वो मिल भी तो सकता है। तो अगर ये चीज़ें मिल रही हैं तो हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट क्या है, हमें मिल रहा है। तो इंटरेस्ट कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली चीज़ तो है नहीं भाई, इंटरेस्ट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है क्या, नहीं। आपको 1,200 रुपये मिले, आप मान लिया जाए 1,200 रुपये मिले, मैं आपको बोलता हूँ, तो आप कहोगे, आपके पास कन्फ्यूजन के बहुत सारे तार दिमाग में घूमने लगेंगे। क्या सर को 1,200 रुपये कहाँ से मिले होंगे, क्या गिरे पड़े मिले, क्या किसी से छीने, क्या किसी ने दिए? तो देयर आर लॉट्स ऑफ द कन्फ्यूजन बिहाइंड द रिसीव्ड ऑफ कैश ₹1200। कैश मिल तो रहा है लेकिन उसका सोर्स नहीं पता है। तो जब तक सोर्स नहीं पता होगा तो अब पता चल गया कि भाई अच्छा इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, अच्छा किराया मिला है, ठीक है, यानी कि उसका सोर्स होना चाहिए पता। तो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, आपको कैश मिल रहा है, एक पार्ट तो सही है, कैश, कैश एक एसेट है, बढ़ रही है, ठीक हो गया। लेकिन ये कैश क्यों मिल रहा है, एक कारण पता होना चाहिए जी। इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट के रूप में अगर आपको कैश मिला है तो उसका मतलब आपके लिए क्या है, ये इनकम है। क्या है ये, आपकी इनकम है, आपने किसी और को वापस नहीं करनी। तो इनकम भी बढ़ रही है, कैश भी बढ़ रहा है, और इनकम और कैश दोनों बढ़ेंगे तो एक डेबिट हो जाएगा, और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको एंट्री आ जानी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश बढ़ रहा है, डेबिट करनी पड़ेगी। और टू इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों कर रहे हो, क्योंकि इनकम बढ़ रही है। अब मैं बाकी के आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत इजी से हैं। आई होप कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आज की वीडियो के लिए, यानी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चन आप खुद से रिपीट करेंगे, पहले तो बिना आंसर देखे हुए, मेरे वीडियो की हेल्प से, मेरे इंस्ट्रक्शन की हेल्प से, और अगर नहीं बनेगा तभी इसका आप सॉल्यूशन देखना। थैंक यू वेरी मच बेटा।